Okay. Hello, guys. हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू द एथिक्स क्लास. राइट, आज की जो हमारी क्लास है वो है मेंटल डिसऑर्डर्स पे, है ना. अभी हम एथिक्स में क्या कर रहे थे, मेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, है ना. तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा है, डिप्रेशन पढ़ा. राइट, डिप्रेशन देखा एंड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर देखा. ये दो डिसऑर्डर्स हमने काफी डिटेल में पढ़े. ठीक है. आज और उसके बाद हमने बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. राइट. सो बाइपोलर में भी मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी थी. राइट. बाइपोलर में मैंने आपको बताया था कि बाइपोलर मींस टू अपोजिट पोल्स. मतलब दो अपोजिट सिम्टम्स अगर आपको दिख रहा है. राइट. एक तो आपको मेनिया का सिम्टम दिखे और साथ ही साथ आपको डिप्रेशन का सिम्टम दिखे. राइट. यूजुअली पेशेंट में क्या होता है, या तो वो डिप्रेस होगा या वो मेनियक होगा. बट बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट्स को ये दोनों चीजें देखने मिलती है. पेशेंट विल सफर फ्रॉम मेनिया एज वेल एज डिप्रेशन. सो ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था बाइपोलर डिसऑर्डर की. ऑलराइट. तो यहां तक हम कवर कर चुके थे. ठीक है. अब आगे आज थोड़ा सा हम देखेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर को और पढ़ेंगे. मेनिया क्या होता है. राइट. मेनिया के सिम्टम क्या दिखेंगे, पेशेंट में हाइपोमेनिया क्या होगा और डिप्रेशन क्या होगा, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आज. ओके. सो हिमानी, गुड मॉर्निंग. ओके. सो एक मिनट और वेट कर लेते हैं, बच्चों को लाइव आ जाने देते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. राइट. तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या है, बाइपोलर. बाइपोलर डिसऑर्डर को ही हमको कंटिन्यू करना है. ठीक है. बाइपोलर. ठीक है. इसमें आप फीचर्स लिखो बाइपोलर डिसऑर्डर के. यस. ठीक है. बाइपोलर डिसऑर्डर की डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया, फीचर्स पढ़ना है. राइट. फीचर्स में नंबर वन हम देखेंगे मेनिया. राइट. पेशेंट्स को मेनियक सिम्टम्स भी देखेंगे. पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस विल हैव मेनियक एपिसोड एज वेल एज डिप्रेशन एपिसोड. ओके. तो ये हमको पढ़ना है यहां से मेनिया. मेनिया मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में काफी डिटेल में. मेनिया मींस यू कैन से पागलपन. राइट. मेनिया मींस पागलपन. तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, हो जाने देते हैं 1 मिनट, और फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को. जब तक आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो. राइट. मैंने आंसर दिया था, सिर्फ हिमानी ने आंसर लिख, मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में जिसका आंसर सिर्फ हिमानी ने लिख के भेजा और किसी ने नहीं भेजा. तो आप लोग देखो, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो आप लोग. चलिए ठीक है. तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं मेनिया. लिखो आप लोग इसमें मेनिया में. मेनिया में लिखो. राइट. इसमें लिखो सिम्टम्स ऑफ मेनिया आर. सिम्टम्स ऑफ मेनिया आर नंबर वन. इसी में लिखो या ए. सिम्टम्स ऑफ मेनिया आर नंबर ए. ए. एक सेकंड आशुतोष, क्या बोल रहे हो आप स्टार्टिंग वाली. ठीक है, मैं आज दिखवा देता हूँ. आज मैं टीम से बोल के दिखवा देता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है. आपका कौन सा कोर्स है आशुतोष. बैच का नाम बता दो आप अपने. ठीक है, मैं देख लूंगा. चलो. सो सिम्टम्स ऑफ मेनिया आर नंबर वन. पर्सन में फील वेरी हैप्पी. पर्सन में फील वेरी हैप्पी, कॉमा, elated, 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 and full of energy.
राइट। मैंने क्या बताया था, वही याद करो। मेनिया में मेनियक एपिसोड जब पेशेंट को आते हैं, in bipolar disorder patient will have maniac episode as well as depression episode. So maniac episodes में मैंने आपको क्या बताया था, you know that they will be overly happy, right? मतलब कोई आपको पता ही नहीं चलेगा इतना खुश क्यों है, हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, राइट? इसी को बोलते हैं हम पागलपन, ऑलराइट। और एनर्जी खत्म ही नहीं होगी, आपको लगेगा यू नो रुक ही नहीं रहा है वो। देन इसी में लिखो बी, सेकेंड सिम्टम, they may engage in risky behaviors, they may engage in risky behaviors like reckless driving, RECKLESS, reckless driving, comma, impulsive decision making, impulsive decision making, etc. Impulsive decision making, etc. Then next लिखो, next third symptom, difficulty in sleeping, difficulty in sleeping. Next, they may become more talkative, they may become more talkative than usual, they may become more talkative than usual. Talkative, TALKATIVE, talkative than usual. And feel like, and feel like their thoughts are racing, and feel like their thoughts are racing, full stop. एंड फील लाइक देयर थॉट्स आर रेसिंग, फुल स्टॉप। समझ में आया? तो देखो मेनियक एपिसोड अगर पर्सन को आ रहा है, राइट, तो आप देखोगे ही विल बिकम ओवरली हैप्पी, इलेटेड, यू नो, एक आपको लगेगा सातवें आसमान पे ही खुशी है, राइट? जबकि आपको ट्रिगर समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, अनयूजुअल हैप्पीनेस, राइट? उसके बाद दे विल यू विल फाइंड देम इन फुल ऑफ एनर्जी, राइट? रिस्की बिहेवियर, रिस्की टाइप का बिहेवियर शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आड़ी तिरछी गाड़ी चला रहे हैं, रेकलेस ड्राइविंग, राइट? कोई भी डिसीजन इंपल्सिव डिसीजन लेंगे कि चलो यहाँ चलना है, हाँ फटाफट उठ के तैयार हो गए, जाने लगे बिना सोचे समझे। सो इस टाइप के आपको सिम्टम देखने मिलते हैं, राइट? उनको नींद नहीं आती, राइट? सोने में दिक्कत मिलेगी आपको अगर ये एपिसोड आ रहा है, पता चला रात भर जग रहा है, रात भर पता चला रात में पौधों में पानी देना चालू कर दिया तो रात भर पौधों में पानी दे रहा है, राइट? इस टाइप से कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कर ही रहा है, थक ही नहीं रहा है, राइट? रात हो गई है, नींद नहीं आ रही है, सोने बोला तो सो नहीं पा रहा है, राइट? इस टाइप से आपको मिल जाएगा देखना। उसके अलावा बहुत ज्यादा बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि एक बार में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में, मतलब थॉट्स इतनी तेजी से चल रहे हैं उनके दिमाग में कि उनको लगता है वो सब बता दें किसी को, राइट? तो ये सिम्टम आपको देखने मिलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे वो किसी भी चीज पर, राइट? एक चीज से दूसरी चीज पर जल्दी 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 मूव ऑन करेंगे वो, ऐसे लोग, इन व्हेन दे विल सफर फ्रॉम मेनियक एपिसोड, राइट? तो ये सारे सिम्टम्स जो है मेनिया के वो देखने मिलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, अगर पर्सन को मेनियक एपिसोड आया है, राइट? देन नंबर टू, मेनिया के बाद नंबर टू सेकंड आपको लिखना है क्या, मेनियक एपिसोड देखा हमने, देन नंबर टू यू हैव टू राइट हाइपोमेनिया, राइट? हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया, राइट? हाइपोमेनिया मतलब होगा जो मेनिया है ना, पागल पर, उसका थोड़ा सा एक
छोटा स्वरूप, राइट। उस लेवल पे आपको चीजें नहीं देखने मिलेंगी इसमें, तो यूजुअली लगेगा कि पेशेंट नॉर्मल है, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। मेनिया मतलब उस जो मेनिया के लेवल के जो सिम्टम्स है वो नहीं मिलेंगे, उससे थोड़े से कम सिवियरिटी के सिम्टम आपको देखने मिलते हैं अगर हाइपोमेनिया एपिसोड आ रहा है पेशेंट को तो, राइट। इसमें लिखो हाइपोमेनिया इज अ लेस सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया। Hypomania is a less severe form of mania. All right. Hypomania is a less severe form of mania. Full stop. Next. Symptoms. इसमें लिखो symptoms of hypomania. इसमें लिखो first. Person may feel unusually energetic. Person may feel unusually energetic. Comma productive. Energetic. Comma productive. Full stop. Second. They may also engage in risky behaviors. They may also engage in risky behavior, but to a lesser extent, to a lesser extent, EXTENT, to a lesser extent than during a maniac episode. Full stop. राइट, इस टाइप से सिम्टम देखने मिलते हैं आपको हाइपोमेनिया में। मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको लगेगा ही नहीं कि इसको कुछ दिक्कत हो रही है। इतना इतना नॉर्मल भी हो जाते हैं कई बार ये हाइपोमेनिया के एपिसोड। आप बोलेगा कि हाँ यार, किसी चीज के लिए अगर कोई उत्साहित है तो अगर वो बाइपोलर डिसऑर्डर से कोई पेशेंट पीरियड है और अगर वो किसी चीज के लिए उत्साहित है, उसको हाइपोमेनिक एपिसोड आ रहा है, तो यूजुअली लोगों को लगेगा कि नहीं यार, हाँ थोड़ा एंथुजियाज्म तो होना चाहिए चीजों को लेकर। फॉर एग्जांपल आपने बोला चलो क्रिकेट खेलते हैं, हाँ चलो चलो क्रिकेट खेलेंगे, राइट। वो तैयार होने लगेगा, हाँ ठीक है चलो। फिर आपने देखा कि यार चलो धूप आ गई है, तो उससे बोलो कि यार धूप आ गई है, अब एक काम करेंगे थोड़ी देर से चलेंगे, तो उसमें कहेगा हाँ धूप है थोड़ा लेट चलेंगे। मतलब आप ये समझो कि एनर्जेटिक तो वो रहेगा, बट इस लेवल का एपिसोड नहीं आएगा जो हाइपो वो जो मेनिया में आता है, राइट। तो अगर ये आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे हाइपोमेनिया तो भी चल जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर आप मेनिया और डिप्रेशन के बारे में ही बात करोगे अगर सिर्फ, राइट, अपने आंसर में, तो भी आपका काम चल जाएगा। मैंने एडिशनल नॉलेज के लिए आपको बता दिया हाइपोमेनिया भी होता है, राइट। सो थर्ड विल बी अवर डिप्रेशन। डिप्रेशन, राइट। थर्ड विल बी डिप्रेशन। इसमें लिखो इसमें लिखो डिप्रेशन सिम्टम्स, आपको पता ही, हम पढ़ चुके हैं। सिम्टम्स लिखो, डिप्रेशन के सिम्टम्स। नंबर वन, फीलिंग सैडनेस, feeling sadness, comma hopelessness and emptiness. Emptiness, 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 sadnessness, hopelessness, emptiness, first। नंबर टू इसी में, सेकंड, loss of interest in activities, loss of interest in activities, loss of interest in activities,
लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, राइट, इन उसके बाद स्पेस देना, फिर एक्टिविटीज लिखना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये वाले सिम्टम। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग और ओवर स्लीपिंग, राइट। याद है मैंने आपको बताया था डिफिकल्टी इन स्लीपिंग उसको क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। पेशेंट में फील इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया मींस जरूरत से ज्यादा सोना, ओवर स्लीपिंग। सो डिफिकल्टी इन स्लीपिंग और ओवर स्लीपिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिम्टम, चेंजेस इन एपेटाइट एंड वेट, चेंजेस इन एपेटाइट एंड वेट। भूख बहुत बढ़ जाएगी तो वजन बढ़ जाएगा डिप्रेशन में, या भूख एकदम खत्म हो जाएगी तो वजन कम हो जाएगा। सो चेंजेस इन एपेटाइट और वेट। नेक्स्ट, suicidal thoughts and behaviors, suicidal thoughts and behavior. So suicidal thoughts and behavior, full stop, suicidal thoughts and behaviors। इसके बाद लिखो लास्ट एक पॉइंट लिखो, पर्सन में फील, पर्सन में फील, पर्सन में फील above above symptoms, person may feel above symptoms during during a depressive episode, person may feel above symptoms during a depressive episode, राइट right? मतलब क्या हुआ, तो देखो वही अगर पर्सन को दौरा पड़ा पागलपन का, मेनिया का, तो मेनियक सिम्टम शो करेगा। अगर उसको डिप्रेशन का दौरा पड़ा, यस एपिसोड मतलब दौरा पड़ना, तो वो डिप्रेशन वाले सिम्टम्स शो करेगा पर्सन, राइट। मतलब पता चला आज आपने देखा बहुत एक्साइटेड था, कल देखा कि वो एकदम डल है, कोई एनर्जी नहीं है, राइट, ज्यादा सो रहा है या बिल्कुल नहीं सो रहा है, इस टाइप से आपको चीजें देखने मिल जाएंगी, राइट। सो डिप्रेसिव एपिसोड। देन नेक्स्ट फोर्थ लिखो आप, थर्ड हमने देख लिया, लास्ट इज, यहां तक तो चलो ठीक है, मतलब क्या हुआ, बाइपोलर डिसऑर्डर में, बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर हम ब्रॉडली बात करें तो या तो मेनियक एपिसोड देखने मिलता है पेशेंट को, या डिप्रेसिव एपिसोड देखने मिलता है, साइकिल टाइप की चलती है कि हो सकता है एक दो दिन तक उसको मेनियक एपिसोड चल रहा है, फिर दो तीन दिन हो सकता है डिप्रेसिव एपिसोड चले उसके साथ, ऑल राइट। बहुत खतरनाक होते हैं दोनों डिप्रेसिव एपिसोड्स में, तो सुसाइडल बिहेवियर तक हो जाता है पेशेंट का। और इससे भी खतरनाक स्टेट कब आती है, जब व्हेन पर्सन विल शो मिक्स्ड एपिसोड्स, मिक्स्ड, मतलब क्या, एक पल में खुश है तो अगली पल बहुत निराश हो जाए, राइट। एक पल में मेनियक एपिसोड, मेनियक सिम्टम आ रहे हैं, और तुरंत जैसे ही आप बात करते करते आपको देखने लगे, आपने देखा डिप्रेसिव एपिसोड आ रहा है, तो अगर इस कंडीशन में पेशेंट आ गया तो फिर वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है उसको ट्रीट करना, राइट। ये कॉम्प्लिकेशन आ जाता है फिर इस डिसऑर्डर में, ये बहुत खतरनाक स्टेट आ जाती है, वेयर यू नीड मोर रिग्रेस मेडिकल केयर। लिखो इसमें, तो मिक्स्ड एपिसोड्स में लिखो, लास्ट इज मिक्स्ड एपिसोड्स। इसमें लिखो, सम पीपल विथ बाइपोलर डिसऑर्डर may experience mixed episodes, some people with bipolar disorder may experience mixed episodes, comma, where they have symptoms of, where they have symptoms of both mania and depression at same time, both mania and depression at same time, full stop।
This can be a particularly challenging. This can be a particularly challenging and dangerous state. Right. So this is all about bipolar disorder. I hope आपको समझ में आया हो. मैंने कोशिश की है आपको जितना डिटेल में बता सकूं, जितना सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, मैंने किया. इससे सिंपल मतलब आई डोंट थिंक हो पाएगा एक्सप्लेनेशन इन चीजों का. ये एकदम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं. अब देखो, बहुत सारे लोगों ने जो क्लास देख रहा है पहली बार सुना होगा. आई एम वेरी श्योर पहली बार ये नाम ही सुने होंगे जो ये क्लास देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे. तो उनके लिए काफी कुछ मतलब पूरा ही नया है ये. तो हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, थोड़ी दिक्कत आए. तो आप लोग यही करना, दोबारा से क्लास देखना. ठीक है, दोबारा से सुनना. मुझे एक दो बार में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर इतना भी ये रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत आए. और स्टिल अगर फिर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. बट आई होप दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको समझ आ गया होगा. आगे बढ़े. नेक्स्ट एंड आवर लास्ट मेंटल डिसऑर्डर दैट वी विल कवर. ये भी एक बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल डिसऑर्डर है हमारी सोसाइटी में, जिसको टैबू बना के रखते हैं. राइट. बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक बहुत बड़ा टैबू है. स्कीजोफ्रेनिया, लास्ट आवर मेंटल डिसऑर्डर इज स्कीजोफ्रेनिया. सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू ये भी है. राइट. अगर किसी को स्कीजोफ्रेनिया हो गया ये पता चल जाता है तो आप देखना, मतलब उसको परमानेंटली पागल लेबल कर दिया जाता है. राइट. और फिर लोग बाग उससे दूर होने लगते हैं, कटने लगते हैं. अगर किसी समाज में स्थिति तो ये आ जाती है कि अगर किसी के पेरेंट्स को हो गया फॉर एग्जांपल, ये मेंटल स्किज़ोफ्रेनिया टाइप से अगर वो पीड़ित हो गए किसी के पेरेंट्स, तो वो क्या करते हैं, ऑल टुगेदर उनको घर से ही निकाल देते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे होमलेस जो होमलेस रहते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग जो मतलब अ, आपको सड़कों पे भीख मांगते हैं या सड़कों पे ऐसी सोते होते दिख जाएंगे. मैक्सिमम टाइम आप देखना कि वो स्किज़ोफ्रेनिया की मिलेंगे आपको. कि मतलब वही, एक तो जागरूकता कम है. राइट. लोगों में, लोग समझ नहीं, लोगों को यूजुअली पता ही नहीं होता एक है क्या. तो क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया अगर हो गया उनको, उनके पेरेंट्स को यूजुअली, तो वो इस टाइप से हरकत करने लगेंगे कि घर वाले परेशान हो जाएंगे, चल क्या रहा है. राइट. समझ ही नहीं आएगा उनको, लगेगा पागल हो गया पागल हो गया. और एक टाइम ऐसा आता है घर से निकाल देते हैं. तो वो फिर बेचारे रोडों पे रहते, रोडों पे सोते हुए घूमते फिरते भीख मांगते हुए दिखेंगे आपको. तो ये एक बहुत मतलब एक ये बहुत बड़ा सोशल इशू भी है ये स्किज़ोफ्रेनिया या ये मेंटल डिसऑर्डर्स. कि इवन फैमिली में भी एक्सेप्टेंस बहुत कम है. जो जनरल पुअर फैमिली और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, राइट, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सोशल चैलेंज भी है कि अगर घर में किसी को हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है. और अब तो चलो ठीक है, पिछले 2-3 साल से 4 साल से ये थोड़ा सा अवेयरनेस आ रही है सोशल इश्यूज को लेके. थोड़ा सा सोशल मीडिया का एक ये बोल सकते हो थोड़ा सा एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है कि लोगों को कुछ चीजें पता चल रही हैं धीरे धीरे. तो हो सकता है लोग थोड़ा डॉक्टर को दिखाने लगे हैं, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने लगे हैं. बट फिर भी ये इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस चलता है इन बीमारियों का, तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है. और फिर ऐसा रहता है कि पेशेंट भी दवाई टाइम पे नहीं लेता है. बहुत लो एक्सेप्टेंस रहता है पेशेंट का खुद का दवाइयों के लिए, क्योंकि साइड इफेक्ट भी आते हैं दवाइयों के. तो एंड रिजल्ट ये निकलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है, और फिर वही घर से निकाल देना और इस टाइप की चीज है. आपने भी सुना होगा, अगर आप लोग ऐसे कभी हो सकता है चलते फिरते आप लोगों से कोई ऐसा बुजुर्ग टकराए हो जो मतलब होमलेस हैं, बाहर रह रहे हैं, बट आप बात करोगे तो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं. और जब वो अपने स्किज़ोफ्रेनिया के दौरे पूरे टाइम तो नहीं पड़ते हैं, तो बीच बीच में उनको सैनिटी का दौर भी रहता है. सैनिटी मतलब जब उनको अपनी याददाश्त का होश रहता है, तो आपको बताएंगे कि मैं यहाँ यहाँ प्रोफेसर था, यहाँ यहाँ ये था. तो अगर कभी इंटरेक्ट करा हो आपने ऐसे लोगों से तो आपको ये समझ में आएगा. राइट. नहीं करा होगा तो लाइफ बहुत बड़ी है, हो सकता है आगे चल के आपको कभी मौका मिले. वैसे तो ना ही मिले ऐसा तो अच्छा है, लोग ये समझ जाएं और थोड़ा इनकी केयर करें, या इसके लिए जो प्रॉपर मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज है वहां उनको एडमिट कर दे, वो ज्यादा बेटर है. बट फिर भी ये एक है कि एक्सपेक्ट ऐसा है कि आंख बंद कर लेने से चीजें छुप नहीं जाती. ये भी एक हमारे इस सोसाइटी की रियलिटी है कि जो आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं एक टाइम के बाद आप उन्हें घर से निकाल देते हो. सो दिस इज अ सैड रियलिटी.
अगर बच्चे को ये दिक्कत आ रही है तो पेरेंट्स तो उसको घर से नहीं निकालेंगे, बट इसका उल्टा जरूर होता है कि अगर पेरेंट्स को आ जाती है तो उनके साथ वायलेंस बढ़ जाता है, मारपीट बढ़ जाती है, और सभी कुछ खत्म हो जाता है उनका। राइट। सो एक स्किज़ोफ्रेनिया, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ने भी दिया गया होगा। एथिकल इशू भी यहाँ पर आप ये निकाल सकते हो स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर्स में। एक एथिकल इशू ये भी है कि यार अगर किसी, फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स को हो गया, किसी के इमीडिएट फैमिली मेंबर को हो गया, अब आप क्या करोगे? राइट। अगर वो दवाई नहीं खा रहे हैं, पेरेंट्स को हो गया दवाई नहीं खा रहे हैं, बीच बीच में ऐसे दौरे पड़ने लगते हैं, एक्सट्रीमली वायलेंट हो गए, कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, नुकसान करना चालू कर दिया, तो आप क्या करोगे? क्या घर से निकाल दोगे? भाई, तो देखो, अगर आप एथिकल साइड से, ह्यूमन साइड से, मॉरलिटी के एस्पेक्ट से भी बात करोगे, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि आप उनको छोड़ दो इस टाइम पे। सबसे मेन चीज तो ये होती है प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना। दवाई नहीं खा रहे तो इंजेक्शन लगाओ, यू हैव टू हैंडल। सो और नेक्स्ट डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया। आई होप आपको समझ में आया हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें। स्किज़ोफ्रेनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SCHIZOPHRENIA। और याद रखना, ये मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सब टाइप, बाइपोलर A B C D S टाइप से बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है बाइपोलर के। स्किज़ोफ्रेनिया के भी बहुत बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का अगर आप पढ़ने जाओगे तो एक दो चार बुकें इतनी मोटी मोटी कम पड़ जाएंगी समझने। इतना वास्ट है इस पर रिसर्च, और इस पर जो काम चलता है स्किज़ोफ्रेनिया पर, इसका ट्रीटमेंट, इसके कॉम्प्लिकेशंस। सो हम सिर्फ जनरल एस्पेक्ट देखेंगे यहाँ पर। और मेन मैंने आपको जो चीज था इसका सोशल इशू यही है कि मेंटल डिसऑर्डर्स के कारण जो टैबू बन जाता है। राइट। एक तो पेरेंट्स को या बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। दूसरा, अगर किसी को ये डिसऑर्डर जवानी में हो गया, राइट, टेंडर एज में या मिडिल एज में हो गया, तो फिर सोसाइटी में भी उनको बहुत दिक्कत जाती है रहने में। राइट। मतलब क्या? पूरी सोसाइटी में आप जहां रह रहे हो आपको पागल लेवल करार दिया जाएगा, आपके पास कोई आएगा नहीं, आपके आसपास कोई भटकेगा नहीं, कोई बैठेगा नहीं, आपके पेरेंट्स को भी बोला जाएगा कि अरे इसको घर के अंदर रखा करो, ये क्या है, ये जहाँ जाए घूमने मत दो, एक कमरे में रखो। तो इस टाइप से दिक्कत आती है उन लोगों को भी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स आपको नेग्लेक्ट नहीं करते, पेरेंट्स जैसा भी है आपको हैंडल करते हैं। एक ये अंतर पड़ जाता है ना? तो देखो एक चीज और है, अगर आप मोरालिटी और एथिक्स की बात करो तो ये है कि अगर इस टाइम पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई दिक्कत आती है, तो लोग ये भूल जाते हैं कि देयर पेरेंट्स हैड सफर्ड फॉर देम। तो क्या होता है, जब आप बड़े होने लगते हो, आपके पेरेंट्स बूढ़े होने लगते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए तो हर चीज करने तैयार रहते हो, बट अपने पेरेंट्स के लिए नहीं रहते। माता पिता की एक छोटी छोटी बातें ही बुरी लगेंगी, और वही चीज बच्चे के लिए, अगर आप खुद के बच्चे के लिए बात करोगे तो फिर हर चीज के लिए तैयार। राइट। तो ये एक ऐसी साइकिल चालू हो जाती है ना, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के सामने, एक बहुत बहुत फेमस कोट है कि अगर आपका बच्चा आपकी सुन नहीं रहा है तो आप मत टेंशन लो। आपको टेंशन इस बात की होना चाहिए कि बच्चा आपको देख रहा है। टेंशन इस बात की नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपकी सुन नहीं रहा है। क्योंकि जो बच्चा देखता है ना वही सीखता है। आज आप अपने माँ बाप की केयर नहीं कर रहे हो, कल को वो आपकी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यही वो उसने सीखा है, उसको विरासत में यही मिला है। राइट। आपकी लेगेसी यही है जो उसने देखी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। राइट। चलो खैर ठीक है। तो देखो याद रखना, अगर इंटरव्यू वगैरह में भी कभी आपसे पूछ लिया ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हटके थोड़ा चीजें इसलिए बताता हूँ ताकि आपका दिमाग चले। मतलब
यार ये सब चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये कहीं भी मिल जाएगी, गूगल पे डाल दो, कहीं पे भी इतने सारे आजकल सोर्सेज आ गए हैं, कहीं से भी आप लिख लोगे। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो मतलब आपको अंदर की चीजें हैं, जो एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएंगी। और इस क्लास में आने का यही फायदा है कि वो मैं अपफ्रंट आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि यार आपको ये टॉपिक क्यों दिए हैं सिलेबस में, क्या ये फालतू टॉपिक है, हटा देने चाहिए, आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो भी नहीं, तो फिर ये नीट पीजी नीट यूजी के टॉपिक क्यों पढ़वा रहे हैं आपसे। तो आप समझो, समझ में आया पढ़वा क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सोशल टैबू है, ये इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़े सोशल इश्यूज है, इनको आपको टैकल करते आना चाहिए। कल को आप देखोगे कि यार बेघर लोग हैं, राइट, वो ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई बीमारियां होती हैं, एक मोटा मोटा तो पता होना ही चाहिए। तो कल को आप डिप्टी कलेक्टर बनते हो, राइट, डीएसपी वगैरह बनते हो, आगे चल के आप और बड़ी पोस्ट पे जाते हो, तो यार आप जब पॉलिसी मेकिंग का काम करोगे तो आपको इसके हिसाब से पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इन लोगों के हिसाब से आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि इनका भी भला हो। क्योंकि अगर इनको घर वाले ही घर से निकाल देंगे ऐसे लोगों को, तो फिर आप ही इनका सहारा हो। यू हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर देम। यू मतलब कि सरकार सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और सरकार पॉलिसी कैसे बनाएगी, विद द हेल्प ऑफ यू, आप ब्यूरोक्रेट बने हुए आगे चल के। तो पॉलिसी डिसीजन में आपको इस, तो फिर आपको ये वाली चीजें समझ में आनी चाहिए। तो अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछेंगे कि भाई ये जरूरी क्यों है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सोशल इशू है, इसलिए आपको एथिक्स में पढ़ा रहे हैं। इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत जरूरी है कि अगर ऐसे लोग हैं तो आप उनका कैसे ध्यान रखते हो, तो प्रॉपरली फिर आप उनको बताना। ठीक है, सो लिखो स्कीजोफ्रेनिया, इसमें लिखो स्कीजोफ्रेनिया इज अ क्रॉनिक, लिखो स्कीजोफ्रेनिया इज अ क्रॉनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, क्रॉनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। सो देखो, फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि इनका जरूरी जरूरत क्या है, तो फिर आप इस तरीके से बोलना कि सर, ऑल्दो दे आर अ टॉपिक, दे आर द टॉपिक फॉर मेडिकल साइंस, they are the topic which are usually studied by a medical science student or doctors, but we as a, aspiring bureaucrats, we have to be aware of few common mental health condition, because they are an important part of our society, right? They are, there are many people who are suffering from these disorders, right, and who are neglected. They are the people who are, one of the victims of domestic violence, right? They are the people, you know uh, they are the disorders at which, people have less information. So, they are subjected to all kinds of discrimination, even they are discarded by their own families. So we have to be aware of these problem, we have to be aware of this social and ethical problem arising because of these disorders. If we will be aware of this, then we will be able to take actions and against this, then we will be able to make a better policy for the people who are suffering from this disorder, right? So it will overall improve our society, it will overall, we will be able to overall work in the welfare of these people. You have to say like this, तब उनको समझ में आएगा, नहीं नहीं, हाँ, अदरवाइज तो फिर वही समझेंगे कि यार आपने तो चीजें आई हैं रट वट के, आप आगे बढ़ गए हो, आपको पता ही नहीं है कि इंडियन सोसाइटी में ग्राउंड लेवल पे चीजें क्या होती हैं, आप घर से निकले ही नहीं हो, सिर्फ आप कमरे में बैठ के दिन भर पड़े हो। ऑल राइट, सो इस तरीके से आपको एक ह्यूमन एंगल भी समझना है चीजों का। ठीक है, लिखो स्किज़ोफ्रेनिया इज अ क्रॉनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स दैट अफेक्ट्स that AFFECTS, that affects how a person thinks, how a person thinks, comma, feels and behaves. How a person thinks, comma, feels and behaves. BEHAVES, behaves.
right? That affects how a person thinks, feels and behave. Full stop. Next point लिखो, it is characterized by symptoms such as, it is characterized by symptoms such as, it is characterized by symptoms such as hallucinations. सब समझा दूंगा. HALLUCINATIONS, hallucinations, comma, delusions, hallucinations, delusions, comma, disorganized thinking, disorganized thinking, and delusions, hallucinations, disorganized thinking, and impaired, IMPAIRED, impaired cognitive, COGNITIV, impaired cognitive function. Full stop. Impaired cognitive function. Full stop. Next, these symptoms can significantly, these symptoms can significantly impact a person's ability to function, impact a person's ability to function in daily life. Full stop. These symptoms can significantly impact a person's ability to function in daily life. Full stop. सुनो, तो देखो, मैंने क्या बताया, स्किज़ोफ्रेनिया आप समझो, वर्ड पकड़ो, क्रॉनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर. क्रॉनिक मतलब होता है बहुत जो बहुत लंबे समय तक प्रेजेंट रहता है. एक तो स्किज़ोफ्रेनिया अगर किसी को हो रहा है तो वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होता, बहुत लंबे समय तक पेशेंट इससे परेशान रहता है. यूजुअली लाइफ टाइम ही परेशान हो जाते हैं कई, मैक्सिमम लोग तो. बट मेडिसिन से बहुत अच्छा कंट्रोल आता है. क्या वो सब छोड़ो, तो क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक जो रहे, राइट. और बहुत, इसीलिए ये बहुत सीवियर है मेंटल डिसऑर्डर, राइट. इसमें यूजुअली क्या होता है, लोग लोगों के जो इसमें जो सिम्टम आते हैं ना, यूजुअली अगर लोगों को इसका ट्रीटमेंट नहीं कराओ तो वो इस तरीके से सिम्टम आते हैं कि जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनकी, उसमें भी वो हैम्पर हो जाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं ठीक से. जो नॉर्मल उनका रूटीन होता है ना, इतने सीवियर सिम्टम्स रहते हैं इस डिसऑर्डर के कि अगर आप दवाइयां नहीं लोगे तो नॉर्मल रूटीन फंक्शन भी आप नहीं कर पाओगे, राइट. इसीलिए यूजुअली सबसे ज्यादा लोग जो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित रहते हैं इनको लोग पागल बोलते हैं. आपने सुना होगा, लोग, कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा, अरे ये पागल है, आपस में बड़बड़ाता रहता है ये आदमी. तो आपने देखा होगा, कुछ लोग बोल देते हैं कि एक कोई इंसान है, वो पता चला दूर बैठा है और सामने सामने कोई बैठा नहीं है फिर भी उससे बातें कर रहा है ना. प्रॉपर ऐसे बातें कर रहा है जैसे सच में कोई सामने बैठा है. तो आप लोग देख के बोल देते हैं अरे ये तो पागल है, कुछ भी बड़बड़ाता रहता है. तो ये क्या है, ये भी एक सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का, राइट. इस तरीके से सिम्टम लोगों को देखने मिलते हैं. तो सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, राइट, राइट. कॉग्निटिव फंक्शन जो है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो खत्म हो जाती है. उसको समझ में ही नहीं आता सही गलत का अंतर क्या है. सोचने समझने की पूरी क्षमता, उसके जो कोई चीज अगर आप, गलत चीज है तो वो कर देगा, सही चीज है वो कर देगा. मतलब ऐसे पेशेंट को सही गलत में अंतर समझ में नहीं आता है. तो ये दिक्कत आती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, वो बैठे हैं, कुछ उनको कुछ स्टिमुलस मिला और उन्होंने आके फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो आप खड़े हो, वो पर्सन आया, उसने आपको तमाचा मार दिया. मार सकता है, क्यों, उसको लगा होगा कुछ, आके मार दिया, आप कुछ नहीं कर पाओ. मतलब आप क्या करोगे, क्योंकि उसका कोई मतलब, उसको पता ही नहीं है सही और गलत क्या है, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है उसमें. ऐसे
जो इससे पीड़ित है, जो लोग इससे यूजुअली ऐसा होने लगता है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओ तो। ये सिम्टम धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, एकदम से नहीं होते हैं, और ये बढ़ते जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो। ये होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, राइट। और लोगों में यूजुअली इसकी जागरूकता नहीं होती, तो उनको समझ में ही नहीं आता ये ऐसा क्यों कर रहा है। लोग कहेंगे अरे इसको तो भूत चढ़ गया है, इसको तो माता आ गई है, इसको तो ये फलाना ढिकाना, झाड़ फूक करा लो, ये करा लो, बट ये नहीं बोलेंगे कि आगे डॉक्टर को दिखा लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने डॉक्टर को दिखाया और वो भी साइकेट्रिस्ट को, तो फिर आप लोगों को ये लगता है कि फिर आप पर्टिकुलरली लेबल हो गए। आपने, हमारी सोसाइटी भी क्या करती है, लेबल कर देती है। अगर किसी उनको पता चल गया कि साइकेट्रिस्ट के पास या मेंटल हॉस्पिटल दिखा के आए हैं, तो ये पागल ही है, इनसे दूर रहो। तो एक ये भी हार्श रियलिटी है कि लोग फिर उनको डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं उनसे। भले ही वो प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका प्रॉपर दवाई खा रहे हैं, बट ये होगा कि लोग अब उनसे कटेंगे, उनसे पास ही नहीं जाएंगे, राइट। एक अलग ही टाइप से उनको, अलग ही निगाहों से उनको देखेंगे। तो एक ये दिक्कत भी आती है। ओके, सो स्किज़ोफ्रेनिया, एक इंसिडेंस बताता हूं आपको, आप समझना इस चीज की सिवियरिटी। मतलब कि उनको वाकई में पता नहीं चलेगा कि सही गलत क्या, और यूजुअली लोगों को इसकी जागरूकता नहीं रहती, इवन पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं रहती है, तो वो मतलब इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। और हो सकता है ऐसे लोगों को, जैसे बच्चे अगर, तो उनको डांटना चालू कर दे, पेरेंट्स हैं तो उनके साथ कुछ वायलेंट बिहेवियर स्टार्ट कर दे, इस टाइप से हरकत करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू सी, मेरी एक कजन है, वो शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस स्किज़ोफ्रेनिया। सो मेरी शादी थी, सब लोग बढ़िया, वो आई, ठीक है, सब लोग बैठे हुए थे हम लोग। मैंने उसको बोला हाय कैसी हो, तो फिर लोग आते हैं तो यूजुअली लोग पानी वानी लेके आते हैं। तो कुछ नहीं, उसने पानी का गिलास उठाया, कोई बात नहीं थी, मेरे ऊपर डाल दिया। अब ये देख के घर वाले एकदम शॉक, क्या हो गया ये इसको, सब एकदम, सबका दिमाग खराब हो गया कि अरे यार ये क्या है, दूल्हे के ऊपर ही डाल दिया, क्या चल रहा है ये। तो बट फिर मैंने रोका उनको कि यार देखो बात ये है ना कि आप समझो। मैंने फिर पूछा एकदम से, मैंने कहा एक मिनट चुप रहो, आप लोग कुछ मत बोलो। फिर मैंने पूछा मेरी क्या कहते हैं रिलेटिव से कि क्या हुआ है, इसने दवाई खाना बंद कर दी। बोलते हैं हाँ बहुत दिन से दवाई नहीं ले रही। अब ये आ जाता है। तो अब ये देखो कि मतलब अब वो दवाई ले ही नहीं रही है, तो दिक्कत ये आ रही है कि चीजें ऐसी हो जाती है कि शी डजंट नो क्या करें। अब अगर कोई नहीं समझेगा तो अब क्या। फिर उसके बाद सिम्टम्स के और तेजी हो रहे थे वो। फिर थोड़ी बहुत इस टाइप से उसने हरकत करी कि यू नो वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो अब ये दिक्कत आती है। आप ये सोचो, जबकि आई एम फ्रॉम अ वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली, बट उसमें भी लोगों को नहीं पता है कि दिक्कत क्या आ रही है उसको, राइट। उसको भी उसके पेरेंट्स है, दवाई नहीं ले रही है, तो अब वो समझ ही नहीं पा रहे दवाई कैसे दे। बट यहीं पर आपको थोड़ा इनोवेटिव मेजर्स निकालने पड़ेंगे। बोला कि भाई वो दवाई नहीं खा रही है, खाने में मिला के दो, सबसे बढ़िया। खाने में आप पीस, मतलब दवाई का चूरा करके खाने में डाल दो ताकि वो खाए, यूजुअली उसको रेगुलरली मिले। सो दिस इज द इशू, राइट। हेलुसिनेशन समझो, हेलुसिनेशन मतलब होता है जो चीजें नहीं है वो भी दिखना। अलग अलग टाइप के हेलुसिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ऐसे लोग हैं, आपको लगेगा कि ये सामने कोई बैठा है उससे बातें कर रहा है, जबकि सामने कोई बैठा नहीं है पर ये बातें ही कर रहा है। तो मतलब क्या, ये हेलुसिनेशन हो रहा है उनको। उनको लगता है ऐसे लोगों को कि सामने कोई बैठा है जो उनसे बातें कर रहा है, राइट। तो उससे बातें करते रहते हैं, हर चीज बताएंगे कि ये देखो आज मैंने ये खाया, अरे ये देखो ये पेन कितना अच्छा है, इससे मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ। मतलब नॉर्मल उससे बातचीत हो रही है, आपको लगेगा अरे यार ये क्या है, सामने तो कोई है नहीं। तो इसको विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं कि सामने वाले को दिखता है, सामने वाले को दिखेगा कि कोई बैठा है। एक होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब क्या, कि ऐसा लगेगा किसी पर्सन को, अगर ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, उसको लगेगा कि उसके कान में लगातार कोई कुछ कह रहा है। कान में उसको कोई ऐसी आवाज आती है जो उसको कुछ करने बोलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिसको ये दिक्कत आ रही है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, राइट, उसने किसी को थप्पड़ मार दिया। अब आप पूछेंगे भाई क्यों मारा, तो बोलेंगे अरे यार वो मुझे कान में बार बार कोई कहता रहता है दिन भर की, इसको मारो इसको मारो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो मैं वही करता हूँ जो मुझसे बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है, मेरे कान में कोई बोलता रहता है। इस तरीके से आपको दिक्कत देखने मिलेगी चीजें।
सही, ऑडिटरी, तो ये हेलुसिनेशन होते हैं, राइट। अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हेलुसिनेशन को एंजॉय करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये जो ड्रग्स है, एलएसजी वगैरह, एलएसजी हो गया, गांजा, हफीम, ये क्या करते हैं, ये लोगों को एक हेलुसिनेटेड स्टेज में ले जाते हैं। जैसे गांजा है या एलएसजी है, देखा होगा गांजा पी के लोग बोलते हैं शिव जी से ही मिला है। अब शिव जी से, नॉनसेंस, शिव जी से मिला है मतलब क्या, उनको ये विजुअल हेलुसिनेशन हुआ कि भगवान ही प्रकट हो गए उनको, राइट। या एलएसजी भी लोग इसीलिए देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन क्या कहते हैं, हेलुसिनेटिंग एजेंट होता है एलएसजी। तो सुना है ना आपने एलएसजी ड्रग, वो क्या होता है, उसमें इतने खतरनाक विजुअल हेलुसिनेशन आते हैं कि लोगों को लाइट देखने लगती है। अरे लाइट दिख रही है, अलग अलग साउंड दिखने लगता है, सॉरी लाइट बोला, साउंड दिखने लगता है। इतना भयंकर हेलुसिनेशन होता है, कोई साउंड बजता है ना, तो उनको आंखों के आगे वो साउंड विजुअली दिखने लगता है और इसमें मजा आने लगता है। बट एक लिमिट के बाद फिर ये दिक्कत होती है। सो दीज आर हेलुसिनेशंस। और डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन मतलब होता है, यू नो डिल्यूजन भी एक तरीके का लगभग आप बोल सकते हो सेम होता है हेलुसिनेशन से, बट अंतर ये होता है कि हेलुसिनेशन में अगर किसी को हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार ये पर आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ बैठा है, तो आपने उसको बताया कि ये देखो सामने जाके कि ये देखो मैं हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ। कोई बैठा होता तो उसको लग जाता, बट देखो किसी को नहीं लगा ना, मतलब यहाँ सामने कोई बैठा नहीं है। इस तरीके से थोड़ा आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे तो वो मान जाएंगे कि हाँ हाँ यार कोई नहीं बैठा है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो हेलुसिनेशन में थोड़ा अगर आप समझाओगे पेशेंट को कि यार ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, या कोई आपको आवाज नहीं दे रहा है, कोई आपको कमांड नहीं दे रहा है, देखो सब बैठे हैं यहाँ पर, कोई भी नहीं है जो आपको कान में आके बोले कि ऐसा करो, तो उसको लगेगा हाँ यार नहीं नहीं ठीक है, तो वो मान लेगा। बट अगर किसी को डिल्यूजन है तो वो बिलीव ही नहीं करेगा, आप कोई भी लॉजिक दे दो, फैक्ट दे दो, कुछ भी दे दो, वो मानेगा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डिल्यूजन मतलब किसी को शक है, डिल्यूजन ऐसे हो जाते हैं कि उसको उसके खिलाफ ना साजिश चल रही है, उसको कोई मार देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल उसके खिलाफ दुश्मन है उसके, वो दुश्मन उसको साजिश कर रहे हैं कि उसको मार देंगे। तब आप उसको कितना भी समझा लो कि यार कोई दुश्मन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं मार रहा है आपको, मानेंगे नहीं। किसी को डिल्यूजन हो गया है कि यार उसको खाने में जहर देकर कोई मारेगा, तो वो आप कुछ भी कर लो, ये देखो आप खुद भी खा के दिखा दोगे कि ये खाना देखो मैं खा रहा हूँ, कोई जहर नहीं है, आप भी खा सकते हो, कुछ नहीं होगा, वो नहीं मानेगा, राइट। किसी को ये डिल्यूजन हो जाता है कि भाई वो दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी है, उसके पास कुछ अजीब व गरीब मस्त पावरफुल शक्तियां आ गई हैं, तब आप कुछ वो यही समझेगा कि मैं दुनिया का राजा हूँ, सबसे पावरफुल मैं ही हूँ, मेरे पास बहुत शक्तियां हैं, ठीक है। अब आप उसको समझा लो कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं मेरे पास शक्तियां हैं, आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। ये ग्रैंडियोर डिल्यूजन बोलते हैं इसको, जैसे, ऑलराइट। आजकल एक टर्म आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, भक्त। जो कुछ भक्त लोग होते हैं उन वो डिल्यूजन में रहते हैं कि यार जिसकी वो भक्ति कर रहे हैं वो बेस्ट है। भले ही आप कितना भी उनको फैक्ट दे दो, कितना भी लॉजिक से समझा दो कि भाई ये अंधभक्ति मत करो, जिसको आप भगवान जैसा समझ रहे हो, उस उसकी भी इनकंसिस्टेंसीज देख लो कि वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, राइट। उसका दामन में भी कुछ दाग है, आप दिखाओ कि यार वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हो, कि अंधभक्ति आप करो, कि उसने कह दिया तो वही वही आप मानो। है आजकल लोग ग्रस्त हैं काफी टाइम से इंडिया में, ये भक्ति कल्चर बहुत ज्यादा यू नो फेमस हो रहा है, राइट। जहां पर लीडर्स को लोग भगवान समझने लगते हैं। और फिर वही कि अंधभक्ति, अंधभक्ति मतलब विदाउट एनी लॉजिक, यही डिल्यूजन टाइप का, एक शॉर्ट ऑफ डिल्यूजन भी आप बोल सकते हो, राइट। क्लिनिकल लेवल का डिल्यूजन तो नहीं कि आप जिसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, बट हाँ एक ऐसा डिल्यूजन कि आपने आंखों पर पर्दा डाल लिया है और आप वो समझने ही नहीं चाह रहे हो, लॉजिक और फैक्ट समझने ही नहीं चाह रहे हो कि यार आप ना डेमोक्रेसी में किसी पर अंधविश्वास नहीं कर सकते, अंधभक्ति नहीं कर सकते। आंख बंद करके अगर आपको विश्वास करना है तो वो आपका रिलीजन है, वो आपके जो डॉक्ट्रिन्स है उन पर आप कर सकते हो फिर भी, राइट। उन पर भी वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए आंख बंद करके विश्वास, तो किसी चीज पर विदाउट एनी लॉजिक एंड रीजंस नहीं करना चाहिए, बट फिर भी रिलीजन एक ऐसी चीज है कि चलो वहां तक तो समझ में आता है, बट उससे ऊपर हटके अगर आप पर्सनैलिटीज के ऊपर अंधभक्ति करते हो तो फिर ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत दिक्कत है। तो आपने कई बार ये सुना भी होगा कि अरे लोगों को जो डिल्यूजन हो गया है, अंधभक्ति पे ही तुले हुए हैं, ऑलराइट। सो
नहीं, देखो अलग अलग टाइप रहते हैं। जैसे आप बोलोगे किसी को माता आ रही है, तो वो दोनों चीज हो सकती है। अगर वो परमानेंटली अगर उसने सोच लिया कि यार वो बहुत पावरफुल है, माता वाता तो ठीक है, उसके अंदर एक्चुअली में ही माता आती है और उसको सब पता चल जाता है, लोगों के बारे में सब बताएगा वो, तो दैट इज डिल्यूजन। और कई बार आप उनको समझाओगे कि नहीं कोई माता वाता नहीं है, देखो ऐसी ऐसी दिक्कत आई थी आपको दिस, तो इट इज जस्ट अ हेलुसिनेशन। तो वो हेलुसिनेशन अगर वो समझ रहे हैं तो वो हेलुसिनेशन है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। सो दिस इज दीज आर द फीचर्स। तो देखो स्किज़ोफ्रेनिया में दो टाइप से सिम्टम्स को हम क्लासिफाई करते हैं। अब थोड़ा सा देख लो, ये लास्ट है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्किज़ोफ्रेनिया। तो दो या तीन तरीके से हम सिम्टम को क्लासिफाई करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। तो लिखो सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सिम्टम्स, हेलुसिनेशन डिल्यूजन में अंतर समझ में आया, राइट? सो डेमोक्रेसी के लिए तो नॉर्मल पीपल जो आंख पे पर्दा डाल लेते हैं बहुत डेंजरस है। और डिल्यूजन इन ओवरऑल अगर आप बात करो तो बहुत डिफिकल्ट है ट्रीट करना। अगर कोई पर्सन डिल्यूडेड है तो उसका डिल्यूजन ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है कंपेयर टू हेलुसिनेशन, राइट? तो हेलुसिनेशन तो आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देख ही लिए होंगे। डिल्यूजन से तो अ शॉर्ट ऑफ काफी लोग ग्रस्त हैं, राइट? नॉट क्लिनिकल डिल्यूजन बट एक लेमन लैंग्वेज में डिल्यूजन की अगर हम बात करें तो जो अंधभक्त होते हैं उनसे आप समझ लो डिल्यूजन, राइट? जो आजकल का टर्म है अंधभक्त। और दूसरा हेलुसिनेशन तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, वही मैंने एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताया कि सामने वाले से बात कर रहे कोई है ही नहीं, किसी को लगता है कि भूत उसके पीछे पड़ा है, आप समझाओगे यार भूत 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 पीछे पड़ा है, बस उसको यही लगेगा, तो ये हेलुसिनेशन है। बट आप समझाओगे तो समझ जाएगा कि नहीं यार भूत तो नहीं है वहां। देखो सिम्टम्स में नंबर वन पॉजिटिव सिम्टम्स। तो तीन तरीके से बेसिकली सिम्टम्स को डिवाइड करा है हमने, राइट? नंबर वन पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स, राइट? ये पॉजिटिव है, मैं तो थोड़ा साइन फॉर्म में लिख दिया, आप लोग अच्छे से लिखना पॉजिटिव सिम्टम्स। ऐसे मत लिखना एग्जाम में जैसे मैंने लिखा है। पॉजिटिव सिम्टम इसमें लिखो। पॉजिटिव सिम्टम है नंबर वन हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस वही मतलब ऐसी चीजें देखना और सुनना जो कि एक्चुअल में नहीं है। हेलुसिनेशंस कॉमा डिल्यूजन्स। डिल्यूजन के ब्रैकेट में लिखना फॉल्स बिलीफ। डिल्यूजन के ब्रैकेट में फॉल्स बिलीफ्स। नेक्स्ट इसी में लिखो मूवमेंट मूवमेंट डिसऑर्डर्स। पॉजिटिव सिम्टम है हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स मूवमेंट डिसऑर्डर्स कॉमा मूवमेंट या नेक्स्ट मूव इसी में मूवमेंट डिसऑर्डर्स। मूवमेंट डिसऑर्डर्स फुल स्टॉप। मूवमेंट डिसऑर्डर मतलब आपका जो बॉडी मूवमेंट एजिटेटेड अलग अलग टाइप से मूवमेंट रहेंगे आपके, राइट? पोस्चर वॉस्चर अनकंफर्टेबल पोस्चर्स, इस टाइप से आपको चीजें देखने मिलेंगी पॉजिटिव सिम्टम में। देन नेक्स्ट इज नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम और अगर आप एग्जाम में ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी लिखोगे तो सिर्फ ऐसी फीचर्स लिख दोगे ना, हेलुसिनेशन डिल्यूजन, राइट?
इस तरीके से तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं आपको क्लासिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, सही है, थोड़ा सा पढ़ा है इतना तो देख लो। पॉजिटिव सिम्टम तो यही हो गए, मतलब जो आपके जो नॉर्मल बिहेवियर है उसमें जो एडिशन वाली चीजें होती हैं, नॉर्मल बिहेवियर में चीजें ऐड हो रही हैं, राइट। तो एजिटेटेड मूवमेंट, मतलब इस तरीके से कुछ ही मूवमेंट कर रहा है पर्सन, इस टाइप से मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी पॉजिटिव सिम्टम में आएंगे। देन नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स में लिखो, मतलब जो आपके जो नॉर्मल सिम्टम है उससे जो जो आपके नॉर्मल, जो आपका वो है नॉर्मल बिहेवियर है उसको जो दबा दे, चीज है उसको जो नीचे ले आए, वो नेगेटिव सिम्टम है। जैसे कि लिखो, नेगेटिव सिम्टम में लिखो, नंबर 1 रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, राइट। इमोशनल एक्सप्रेशन एकदम कम हो जाएंगे, रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू बिगिन, रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड एबिलिटी टू बिगिन, BEGIN begin and sustain activities, reduced ability to begin and sustain activities. Next, reduced speaking, next, reduced pleasure in everyday life, reduced pleasure in everyday life, right. सो ये क्या है सिम्टम, जो आपके नॉर्मल बिहेवियर को दबा दे, कम कर रहे हैं सिम्टम, राइट। वही कि ज्यादा ना बोलना, कोई काम में मन ना लगना, कोई काम ज्यादा देर तक ना कर पाना, राइट, डे टू डे लाइफ में मजा नहीं आना, दीज आर नेगेटिव सिम्टम, ये स्किज़ोफ्रेनिक लोगों में देखने मिलते हैं। देन लास्ट इज कॉग्निटिव, COGNITIV, कॉग्निटिव सिम्टम्स, COGNITIV, कॉग्निटिव सिम्टम्स, राइट। कॉग्निटिव सिम्टम मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता को जो इम्पेयर कर दे, ये कॉग्निटिव सिम्टम होते हैं। मतलब इन लोगों में सोचने समझने की, सही गलत की जो समझ है वो कम होने लगती है, खत्म हो जाती है, कम होने लगती है, खत्म होने लगती है, राइट। अगर किसी को सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया अनट्रीटेड, तो फिर सही गलत का अंतर ही खत्म होने लगता है उनके मन में, उनके सामने। कॉग्निटिव सिम्टम्स में लिखो, पुअर एबिलिटी, POOR, पुअर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, पुअर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एंड यूज इट फॉर डिसीजन मेकिंग। नंबर 1 क्या था कॉग्निटिव सिम्टम में, नंबर 1 कॉग्निटिव सिम्टम्स में, नंबर 1 पुअर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एंड use it for decision making, and use it for decision making. Next, difficulty in focusing, difficulty in focusing or paying attention, difficulty in focusing or paying attention. And last, poor POOR, poor working memory, poor working memory, POOR, poor working memory. पुअर वर्किंग मेमोरी मतलब क्या, याददाश्त की कमी होना, याददाश्त आज पता चला आपने कुछ बोला 10 मिनट पहले वो भूल गए, कुछ याद ही नहीं है। So poor working memory. So these are the symptoms of schizophrenia, right? So अगर आप उसको इन जनरल देखोगे तो यूजुअली क्या सिम्टम मिलते हैं, देखना कि यार जैसे ये लोग हैं, पता चला जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला है, ठीक है,
आप पॉजिटिव सिम्टम की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यही लाफिंग विदाउट रीजन। एक कोई इंसान है वो बैठे बैठे हंस रहा है, समझ ही नहीं आएगा आपको, वो एक कोने में बैठा और हंस रहा है, बस बैठे बैठे हंस रहा है। सो दिस इज वन सिम्टम, राइट। अगर कोई बैठे बैठे हंस रहा है, राइट, या एकदम से बहुत अग्रेसिव हो गया किसी चीज को लेके, अग्रेसिवली यू नो आपको मारने आ रहा है या आपके पीछे पड़ गया है विदाउट एनी रीजन, राइट, दिस इज सिम्टम। या जैसे कोई बैठा हुआ है उसके आके एकदम पानी डाल दिया, नथिंग, बहुत अग्रेसिव बिहेवियर शो करा, राइट। फिर कुछ याददाश्त नहीं है, पुअर मेमोरी, राइट, या अभी हंस रहा है थोड़ी देर बाद बैठे बैठे रोना चालू कर दिया विदाउट एनी रीजन, रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं, या एकदम चुप हो गए तो फिर पूरे टाइम चुप ही बैठे हैं, एक कोने में बैठे हैं चुप है एकदम। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन चुप क्यों है इतना। आप बात कर रहे हो बात ही नहीं कर रहा, आप कुछ भी कर लो वो बोलेगा ही नहीं, राइट। कई बार ऐसा देखने मिलेगा कि वो कुछ भी बोल रहा है, आए वाय बक रहा है, उसका कुछ सेंस ही नहीं निकल रहा है जो शब्द वो बोल रहा है, राइट। यूजुअली पुअर हाइजीन मिलेगी इनकी, देखना है उनको, नहा मतलब गंदे दिखेंगे, नहाना धोना में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, राइट। कई दिनों तक नहा नहीं रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। पता चला उन्होंने बिल्ली देखी, उनको लग रहा है शेर है ये, तो बोलेंगे अरे अरे ये शेर कहाँ से आ गया, पता चला है वो बिल्ली, तो ये विजुअल हेलुसिनेशन वगैरह मिलेंगे। सो ये सारे सिम्टम इनको देखने मिल जाते हैं हमको इन द पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया गाइस। आई होप आपको समझ में आया हो स्किज़ोफ्रेनिया, राइट। सो दिस इज इट अबाउट मेंटल डिसऑर्डर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कल से हम पढ़ेंगे साइकोथेरेपी, राइट। तो वो हमारा कल से टॉपिक रहेगा साइकोथेरेपी। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछना, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो आपको। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, ऑलराइट। सो समझ में आया आशुतोष, हिमानी, समझ में आया जो जो क्लास में है? कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हुआ? ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे है ना। ओके, सो